हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूजीन ओनील का एक बहुत ही फेमस प्ले द हियरी एप को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने लुक बैक इन एंगर को डिस्कस किया था और उससे पहले मैंने ऑस्कर वाइल्ड की बायोग्राफी और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट प्ले को भी डिस्कस किया था। सभी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूजीन ओनील एक अमेरिकन प्ले राइट हैं। उन्होंने ये प्ले 1920s में लिखा था और 1922 में जाकर के ये प्ले पहली बार परफॉर्म किया गया और 1922 में ही ये पब्लिश भी हो गया। ये एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। इस प्ले में ये दिखाया गया है कि किस तरह से अमीर लोगों ने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है और लोअर क्लास की इन अपर क्लास लोगों के आगे कोई हैसियत नहीं है। इस प्ले में गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो दिखाया गया है। इस प्ले में टोटल 8 सीन्स हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ताकतवर फायरमैन की। फायरमैन यानी कि बड़ी बड़ी शिप्स का इंजन चलाने के लिए जो कोयले को भट्टी में डालता है उसे फायरमैन कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रॉबर्ट यांक स्मिथ। इसका बर्थ न्यूयॉर्क में हुआ था। ये ओशियन लाइनर शिप में फायरमैन का काम करता है। वहाँ पर बाकी के जितने भी लेबर्स हैं उन सभी लेबर्स का यांक लीडर है, इसीलिए सब यांक की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। यांक बहुत ही हट्टा कट्टा सा आदमी है, इसीलिए बाकी के सारे वर्कर्स यांक से बहुत डरते भी हैं। यांक प्ले की शुरुआत में अपने इस फायरमैन वाली जॉब से बहुत खुश रहता है, बहुत सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन जब एक अपर क्लास लड़की उसको ओ द फिल्थी बीस्ट कह देती है, यानी कि ओ गंदा जानवर कह देती है, तो उसे अपर क्लास लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, यांक इस प्ले में बार बार रॉडिन द थिंकर की पोजीशन में बैठता है। दोस्तों, रॉडिन द थिंकर एक स्टैचू है फ्रांस में, तो इस प्ले में कई बार यांक इस पोजीशन में बैठा है। दूसरा कैरेक्टर है पैडी, जो कि एक बूढ़ा फायरमैन है। ये सभी वर्कर्स में सबसे ज़्यादा बूढ़ा और तजुर्बेकार है। ये आयरिश बंदा है। इसका मानना है कि ये अमीर लोग हमसे बिल्कुल जानवरों की तरह काम करवाते हैं और ख़ुद अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। इस पैडी को ये फायरमैन वाला काम एकदम गुलामी जैसा लगता है, जिसमें कोई भी एंजॉयमेंट नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है। पैडी को वो वक्त पसंद था जब पतवारों से नाव चला करती थी और उसमें वो काम करता था। पैडी को उस वक्त का काम फ्रीडम वाला लगता था और ये शिप वाला काम उसे गुलामी जैसा लगता है। इसके अलावा एक और वर्कर है लॉन्ग नाम का। ये भी अपने काम से संतुष्ट नहीं है। इस प्ले में ये मार्क्सवादी बातें करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिल्ड्रेड डगलस। ये एक 20 साल की बहुत ही खूबसूरत सी अपर क्लास लड़की है। ये नाजरत स्टील कंपनी के ओनर की बेटी है। ये हमेशा से ऐशो आराम में रही है। इसने कभी भी कोई दर्द, दुख, परेशानी अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। यही लड़की यांक की बेइज्जती करती है और उसको एक गंदा जानवर कह देती है, ओ फिल्थी बीस्ट कह देती है। ये सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है और इसको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें इसे गरीब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। इस मिल्ड्रेड डगलस की एक मोटी सी आंट भी है जो कि एक मिडिल एज्ड पर्सन है। ये तो होगा इस प्ले के कैरेक्टर्स। चलिए इस प्ले को शुरू करते हैं। ओशियन लाइनर शिप में जितने भी फायरमैन हैं उन सभी का ब्रेक हुआ है। वो सभी फोरकासल में इकट्ठा होकर खूब ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहे हैं और बियर पी रहे हैं। दोस्तों, शिप के आगे वाले हिस्से को फोरकासल कहते हैं। ये वो हिस्सा है शिप का जिसमें फायरमैन काम करते हैं। तो वहीं पर सारे फायरमैन इकट्ठा हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, खूब ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहे हैं और बियर पी रहे हैं। यांक इन लोगों को चुपचाप से देख रहा है। फिर यांक इन लोगों के पास आया और उसने बोलना शुरू किया। जब उसने बोलना शुरू किया तो बाकी के सारे फायरमैन शांत हो गए। यांक ने बियर की एक बॉटल मांगी। उन फायरमैन ने डर कर यांक को एक बॉटल के बजाय 2 बॉटल्स दे दी। वो सभी फायरमैन यांक से बहुत ज़्यादा डरते थे, इतना हट्टा कट्टा ताकतवर जो था। अब पैडी ज़ोर ज़ोर से एक सॉन्ग गाने लगता है, विस्की ओ जॉनी, विस्की ओ जॉनी। बाकी के फायरमैन भी उसके साथ गाने लगे, विस्की ओ जॉनी, विस्की ओ जॉनी। फिर यांक एकदम से गुस्से में इन सब से शांत होने के लिए कहता है। फिर यांक भी उन लोगों के साथ बियर पीने लग जाता है, गाना गाने लग जाता है। अब वहाँ पर सारे फायरमैन ज़ोर ज़ोर से उधम मचाते हुए गाना गा रहे हैं। अब पिया हुआ लॉन्ग टेबल पर खड़ा हुआ और ये मार्क्सवादी बातें करने लग गया। बाकी के सारे फायरमैन को प्रवचन देने लग गया। वो कहता है कि अगर ये शिप का फोरकासल ही हमारा घर है तो ये घर किसी नर्क से कम नहीं है।
अमीर लोगों ने हमें इस नर्क में फेंक दिया है और वो लोग खुद मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इतना सुन के यांग को बहुत ही तेज़ गुस्सा आया और उसने लॉन्ग को टेबल से नीचे उतरने के लिए कहा। यांग को अपना काम बहुत पसंद है, वो अपने काम की बुराई सुन ही नहीं सकता। वो कहता है कि फायरमैन सबसे सुपीरियर होते हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब इस पर पैडी खड़ा होकर अपना लंबा सा भाषण शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। मैंने आज़ादी को एंजॉय किया है। जब पतवारों से नाव चलती थी उस वक्त असली मज़ा था, वो आज़ादी थी। लेकिन अब इस कोयले वाले फायरमैन के काम में कोई मज़ा नहीं है, बल्कि सज़ा है। ये किसी गुलामी से कम नहीं। ना हम इसमें खुला आसमान देख सकते हैं, ना नेचर का एंजॉयमेंट हमें मिलता है। अब इस पर यांग कहता है कि पैडी, ये जो तुम अपने पास्ट के लिए रो रहे हो, अच्छा होता कि अगर तुम इस एनर्जी को अपने काम में लगाओ। तुम्हें अपने काम की इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें अपने काम की इज्जत करनी चाहिए। यांग पैडी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने आप को फिर कंट्रोल कर लेता है। अब दोस्तों, इस शिप की छत पर एक खूबसूरत सी 20 साल की लड़की मिल्ड्रेड डगलस अपनी आंट के साथ बैठी हुई है। ये सीन फोरकासल वाले सीन से बिल्कुल ही अलग है। नीचे वो लोग कोयले में सन सन कर काम कर रहे हैं और ऊपर शिप की छत पे ये अपर क्लास लड़की मज़े से सनलाइट में बैठी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मिल्ड्रेड सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है। इसे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें इसे गरीब लोगों के बारे में जानना है। अब ये दोनों, मिल्ड्रेड और उसकी आंट, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये मिल्ड्रेड गरीब लोगों की मदद करना चाहती है। ये पहले भी कई बार गरीब लोगों की मदद कर चुकी है। तो इसकी आंट इससे कहती हैं, मिल्ड्रेड, बहुत अच्छी बात है तुम गरीबों की मदद करती हो, तुम्हारे अंदर काइंडनेस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम गरीबों की मदद करती तो हो, लेकिन उन्हें ये भी जता देती हो कि वो किस दशा में हैं। तुम गरीब को पूरा फील करा देती हो कि वाकई ही वो कितने गरीब हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो मिल्ड्रेड कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, बल्कि साथ ही साथ मैं अपने लाइफ का पर्पस भी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली में एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह फील होता है। मुझे सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, कोई पर्पस ही नहीं है मेरा। फिर मिल्ड्रेड अपने आप को एक लियोपार्ड से कंपेयर करती है, जो हमेशा अपनी बॉडी के स्पॉट्स के लिए कंप्लेन करता रहता है। वो कहती है कि मेरी आइडेंटिटी लियोपार्ड के स्पॉट्स की तरह है, जिसे मैं कभी नहीं छुटा सकती, कभी हटा नहीं सकती। अभी मिल्ड्रेड और उसकी आंट एक सेकंड इंजीनियर का वेट कर रहे हैं। वो सेकंड इंजीनियर ही मिल्ड्रेड को स्टॉकहोल्म में लेकर जाएगा, जहाँ पर सारे गरीब फायरमैन काम कर रहे हैं। अब सेकंड इंजीनियर वहाँ पर आया और मिल्ड्रेड डगलस को कहा, चलिए मैडम, मैं आपको स्टॉकहोल्म में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर सारे लेबर्स काम कर रहे हैं। मैडम, आपने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, नीचे स्टॉकहोल्म में कोयला ही कोयला है, आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी, आप इसे चेंज कर लीजिए। मिल्ड्रेड बोली, नहीं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इस वाइट ड्रेस को फेंकने वाली हूँ। दोस्तों, स्टॉकहोल्म में सारे लेबर्स खूब ज़ोरों शोरों से जोश के साथ काम कर रहे थे। उन सभी लेबर्स का लीडर यांग चिल्ला चिल्ला करके उनके अंदर जोश भर रहा था, करो करो, काम करो, लगे रहो। फिर उन्हें कुछ देर का ब्रेक मिला। अब ब्रेक में पैडी आकर यांग से कहता है कि उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यांग फिर से चिल्ला चिल्ला कर बाकी के फायरमैन के अंदर जोश भरता है। तभी सेकंड इंजीनियर मिल्ड्रेड को लेकर स्टॉकहोल्म में आ गया। मिल्ड्रेड को देखकर सारे फायरमैन एकदम से काम करते करते रुक गए और मिल्ड्रेड को देखने लग गए। मिल्ड्रेड यांग के जस्ट पीछे खड़ी थी। अब यांग सोच रहा है कि ये सब रुक क्यों गए, मेरे पीछे क्या देख रहे हैं। यांग पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक खूबसूरत सी 20 साल की लड़की वाइट ड्रेस में खड़ी हुई थी। मिल्ड्रेड यांग को देखकर डर गई। उसने यांग को देखकर कहा, ओ फिल्थी बीस्ट, यानी कि ओ गंदे जानवर। इतना कहकर मिल्ड्रेड बेहोश हो गई। ये क्या बात हुई भाई, मदद करने आई थी और डर के बेहोश हो गई। अब सेकंड इंजीनियर उसको संभालता है और उसको वहाँ से स्टॉकहोल्म से बाहर लेकर चला जाता है। अगला सीन शुरू हुआ। सारे फायरमैन का काम पूरा हो चुका है, उन्होंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है और वो साफ सुथरे होकर आ गए हैं। लेकिन वही यांग पूरी तरह से कोयले में सना हुआ बैठा है। वो चुपचाप बैठा हुआ है और पता नहीं क्या सोच रहा है। अब उसके साथी कहते हैं कि जाओ यांग, अपने आप को क्लीन कर लो, नहीं तो ये कोयला तुम्हारी स्किन से नहीं छूटेगा और तुम्हें रैशेज हो जाएंगे। अब इतने में पैडी आता है और कहता है कि यांग, शायद तुम्हें मिल्ड्रेड से प्यार हो गया है। यांग बोलता है कि मुझे प्यार नहीं हुआ, बल्कि नफरत हो गई अपर क्लास लोगों से। फिर लॉन्ग बोला
कि वो मिल्ड्रेड तुम्हारी इंसल्ट करके गई है, तुम्हें गंदा जानवर बोल कर गई है। वो बताता है कि ये मिल्ड्रेड स्टील कंपनी के ओनर की बेटी है, इसीलिए वो यहाँ तक स्टॉकहोल्म में आ पाई, नहीं तो किसी और को स्टॉकहोल्म में आने की परमिशन नहीं मिलती है। लॉन्ग बोला कि तुम्हारी जो बेइज्जती हुई है उसके इंसाफ के लिए तुम्हें कानून के पास जाना चाहिए। फिर पैडी बोला कि तुम्हें गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। यांक बोला, क्या वाकई तुम लोगों को लगता है कि लॉ और गवर्नमेंट मुझ जैसे गरीब को इंसाफ दिलवाएगा? हेल गवर्नमेंट, हेल लॉ। लॉन्ग बोला, कम से कम भगवान तो हम लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वल नज़रों से देखते हैं। अब पैडी बोला कि वो इंजीनियर हमारी तरफ इशारा करके मिल्ड्रेड को ऐसे दिखा रहा था जैसे हम सर्कस के एनिमल्स हों। यांक बोला, मुझे तो मिल्ड्रेड सफ़ेद कपड़ों में एक भूत जैसी लग रही थी। फिर पैडी बोला, यांक, वो मिल्ड्रेड तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम एक हेयरी एप हो, एक बालों वाले बंदर हो। अब ये बात सुनकर यांक को इतना गुस्सा आया कि वो मिल्ड्रेड से बदला लेने के लिए उसने दरवाजे की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया, पकड़ लिया उसे समझाया, यांक, तुम इस तरह से उससे बदला नहीं ले पाओगे। अब सीन 5 शुरू होता है। लॉन्ग यांक को 5th एवेन्यू नाम की जगह पर लेकर गया है ताकि वो मिल्ड्रेड से अपने बेइज्जती का बदला ले सके। वहाँ पर एक ज्वेलरी और फरियर शॉप है। फरियर शॉप यानी कि जहाँ पर फर वर टाइप की चीज़ें मिलती हैं, एनिमल फर्स हो गए वगैरह। यांक उस जगह को देखकर बड़ा ही चौंक गया और बोला, इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह तो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी है। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद यांक बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसे वहाँ पर मिल्ड्रेड नहीं मिली। फिर लॉन्ग यांक से कहता है कि देखो, सारे अपर क्लास लोग एक जैसे ही होते हैं, हम जैसे लोअर क्लास लोगों पर ध्यान तक नहीं देते। इतना सुनने के बाद यांक लोगों की अटेंशन पाने के लिए रास्ते पर खड़ा हो जाता है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, कोई अटेंशन नहीं देता उसे। लोगों की अटेंशन पाने के लिए यांक अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है, कोई भी लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि अजीब हरकतें करते करते उसने एक जेंटलमैन की फेस पर मुक्का मार दिया और उसकी बस भी छुड़वा दी। जेंटलमैन ने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, उसने पुलिस को बुलवाकर यांक को अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ने यांक को ब्लैकवेल्स आइलैंड की जेल में डाल दिया। अब रात का टाइम है, यांक जेल में है। पुलिस ने यांक को बहुत मारा है, उसके चेहरे पर चोट ही चोट है। वो चुपचाप जेल में बैठकर कुछ सोच रहा है। सडनली वो जेल के रॉड हिलाते हुए चिल्लाता है, क्या ये जू है? जेल में जो और कैदी हैं वो उसे हंसते हुए बताते हैं कि ये जू नहीं है, ये जेल है। बाकी के कैदी उससे पूछते हैं कि तुम्हें जेल में क्यों डाला गया है, तुम क्यों जेल में बंद हो? तो इस पर यांक शुरू से अपनी पूरी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है और बताता है कि कैसे एक अपर क्लास लड़की मिल्ड्रेड ने उसकी बेइज्जती करी, उसे एक गंदा जानवर कहा। ये सोचकर यांक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जेल के रॉड्स को तेज़ तेज़ हिलाने लगता है। बाकी के कैदी उससे कहने लगते हैं, अरे ऐसा ना करो, नहीं तो गार्ड आ जाएगा। फिर यांक शांत हो गया। दूसरे कैदी यांक से मिल्ड्रेड का सरनेम पूछते हैं तो यांक बताता है कि उसका पूरा नाम मिल्ड्रेड डगलस है। दूसरे कैदी कहते हैं, अच्छा डगलस है तो वो तो स्टील कंपनी के ओनर की बेटी है। इनफैक्ट जिस जेल में तुम अभी बंद हो, इसकी रॉड्स भी उसी स्टील कंपनी में बनी है। अगर तुम मिल्ड्रेड से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मिल्ड्रेड के फादर की कंपनी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि IWW को ज्वाइन करना पड़ेगा। यांक ये सुनकर गुस्से से उस जेल की रॉड्स को तोड़ने मरोड़ने लगा। ये जेल की रॉड मिल्ड्रेड के फादर की कंपनी में बनी है, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसे तोड़ दूंगा। यांक अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वो इतना शक्तिशाली है कि उसने रॉड को बेंड भी कर दिया। तभी गार्ड आ गया और यांक को रोकने के लिए उसने यांक पर पानी की बौछार कर दी। अब दोस्तों 1 महीना गुजर चुका है और यांक फाइनली जेल से छूट गया। जेल से छूटने के बाद यांक सीधे IWW के ऑफिस में गया। IWW के ऑफिस में उसे एक सेक्रेटरी मिला। उसने सेक्रेटरी से कहा कि मैं IWW को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी भी मान गया कि उसने कहा, ठीक है, तुम IWW को ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारा एक मेंबरशिप कार्ड बनेगा जिसके लिए तुम्हें $50 देने पड़ेंगे। उसने $50 दिया और उसका मेंबरशिप कार्ड बन गया। मेंबरशिप कार्ड में उसका नाम लिखा गया बॉब स्मिथ, यानी कि दोस्तों यांक का असली नाम है बॉब स्मिथ। अब यांक सोचता है कि IWW को ज्वाइन करना तो बड़ा ही आसान है। फिर यांक सेक्रेटरी को बताता है कि मैं इस कंपनी को बर्बाद करने आया हूँ और ऐसा करने के बाद
मैं मिल्ड्रेड को एक लेटर भेजूंगा जिसमें मेरा साइन होगा, द हेयरी एप। अब इतना सुनकर सेक्रेटरी डर गया और उसने गार्ड्स को बुलाया कि इस बंदे को ज़रा चेक करो, कहीं इसके पास हथियार वथियार तो नहीं है। सेक्रेटरी को शक होता है कि ये गवर्नमेंट का कोई जासूस है, इसीलिए उसने यांग को बाहर फेंकवा दिया। यांग वहीं पर पड़ा रहा। फिर पुलिसमैन उसे वहां से जाने को कहता है। फिर अगले दिन यांग जू चला गया। वहां पर उसकी नज़र एक गोरिल्ला पे पड़ी। गोरिल्ला को देखकर यांग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया और उससे बातें करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा कि यार गोरिल्ला, तुम कितने शक्तिशाली हो, हम दोनों तो एक ही जैसे लगते हैं, तुम भी शक्तिशाली, मैं भी शक्तिशाली, हम दोनों भाई जैसे हैं। और वैसे भी मिल्ड्रेड ने भी तो मुझे हेयरी एप ही कहा था। गोरिल्ला से बातें करते करते यांग ने गोरिल्ला के पिंजड़े को खोल दिया और उसने गोरिल्ला से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। अब गोरिल्ला ने उसे दबोच लिया और पिंजड़े में ले जाकर यांग को मार डाला। तो इस तरह से ये प्ले ख़त्म हो गया। हम इस पूरे प्ले को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इस प्ले के प्ले राइट यूजीन ओनील के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यूजीन ओनील का बर्थ 16 अक्टूबर 1888 में न्यूयॉर्क के एक होटल रूम में हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं। इनका पूरा नाम यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील था। इनकी मदर का नाम मैरी एलन था और फादर का नाम जेम्स ओनील था, जो कि एक स्टेज एक्टर थे। यूजीन ओनील को अमेरिकन शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्हें अपनी लाइफ में 4 बार पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया और तो और इन्हें 1936 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इन्होंने 3 शादियां करी थी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे। इनके कई सारे फैमिली मेम्बर्स की डेथ इनके आंखों के सामने हुई। इन्होंने अपने वर्क्स में कई सारे सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया, जो भी सामाजिक मुद्दे थे उन्हें दिखाया। ये अपने प्लेस में बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इन्होंने अमेरिकन थिएटर के अंदर रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं, नोट कर लीजिएगा। यूजीन ओनील की डेथ 27 नवंबर 1953 में बोस्टन के एक होटल रूम में हुई थी। बर्थ भी होटल रूम में हुआ और डेथ भी होटल रूम में ही हुई। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक और शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।